तो और दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मेरे यार केवी हिंदी मांगा के तरफ से आप सभी को हैप्पी होली। तो आज मैं एक नए सीरीज को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका रियल नेम री इनकारनेटेड स्कॉट ऑरियर है। तो इस सीरीज में हम देखने वाले हैं एक ऐसे कूली की कहानी जिसका सपना होता है एक स्कॉट ऑरियर बनने का, लेकिन वो अपने पूरे जीवन एक आम कूली के तौर पर बिताया जो लोगों के सामान को सही सलामत एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने का काम करता है। लेकिन उसके एक पैर लंगड़ा होने के वजह से वो कभी भी मार्शल आर्ट नहीं सीख पाया, जिस वजह से उसका सपना जो कि एक स्कॉट ऑरियर बनना था वो कभी भी पूरा नहीं हो पाया। लेकिन एक दिन एक कूली का काम करते हुए कुछ डाकुओं के हाथों से उसका मौत हो जाता है। मरने के बाद जब वो दोबारा से अपने आंखों को खोलता है तब वो देखता है कि वो हेवनली स्क्वाड एजेंसी के चौथे यंग मास्टर ली जोंगरियोंग के बॉडी में जा गया, जो कि यूजलेस पुशओवर के नाम से जाना जाता है। भगवान ने उसे एक दूसरा मौका दिया है उसके सपने को पूरा करने के लिए, तो क्या वो इस जीवन में अपने सपने को पूरा कर पाएगा और उसे इस सफर में किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, यही सब देखने वाले हैं हम इस सीरीज में। ये सीरीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, लेकिन कॉपीराइट इशू के वजह से हम इसका नाम स्ट्रॉन्गेस्ट ऑरियर रख रहे हैं। तो बिना किसी देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं इस नए स्टोरी को। तो एपिसोड के शुरुआत में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि पोर्टर यानी कि कूली होता है और वो अपने पीठ पर कुछ सामान ले जा रहा था। वो बहुत ही देर से चल रहा था और धूप भी बहुत ज्यादा था, जिस वजह से वो काफी ज्यादा थक गया था। वो हमें बताता है ये उस दिन की बात है जिस दिन मेरी मौत होने वाला था। मैं एक तरह से सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाला पोर्टर हूँ। मैं उस एजेंसी के लिए काम करता हूँ जिसे स्क्वाड एजेंसी के नाम से जाना जाता है, जो सामान को सही सलामत पहुंचाने के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है। मैं स्क्वाड एजेंसी का स्क्वाड ऑरियर बनना चाहता था, लेकिन मैं थोड़ा लंगड़ा कर चलता था, जिस वजह से सिर्फ कूली ही बन सकता था। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि मैंने दूसरों के तुलना में सबसे ज्यादा हार्ड वर्क किया है, मैं चीफ कूली बनने में कामयाब रहा, जो रेगुलर कूली के इंचार्ज है। लेकिन उस दिन मुझे एक अजीब सा एहसास होता रहा। मुझे आसपास देखकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि कुछ गड़बड़ था और मुझे अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। जिस पल हमने अनजान ऑरियर को देखा मेरे बेचैनी का कारण सामने आ गया। हमें दिखाया जाता है कि कुछ ऑरियर वो जिस ग्रुप का सामान लेकर जा रहा था अचानक से उनके सामने आ जाता है और उनके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उनका इरादा बिल्कुल भी सही नहीं है। वो आगे आते हुए बोलता है आखिरकार क्या हुआ। एक बंदा बोलता है भगवान जी आप आगे मत जाइए, हम इसका ख्याल रख लेंगे, आपके पैरों में दिक्कत है ना। उस ग्रुप का एक बंदा उन ऑरियर को देखकर अपने एक बंदे को बोलता है जिन पियो पैसे के थैली लो और मेरे पीछे आओ और बाकी के स्क्वाड ऑरियर अपने हथियारों को तैयार कर लो। हमें पता नहीं है कि ये कौन है, लेकिन हो सकता है कि ये गवर्नमेंट के ऑफिसर हो। अगर यहाँ पर कुछ होता है तो फिर सभी कुलियों को चीफ कुली से इंस्ट्रक्शन लेना होगा। एक बंदा बोलता है चीफ क्या हम ठीक रहेंगे। वो बोलता है ज्यादा चिंता मत करो, ऐसा कोई भी बैंडेट नहीं है जो जेजियन प्रोविंस हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी के झंडे को देखने के बाद हम पर हमला करने की हिम्मत करेगा। हमारे इस काफिले को बैटरन चीफ स्क्वाड गाबुलियोंग गार्ड कर रहा है। गाबुलियोंग उन बंदे को बोलता है हम हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी के काफिले हैं, अगर आप हमें नहीं बताते हैं कि आप लोग कौन है। और तभी वो बंदा एक क्रीपी सा स्माइल देते हुए अपने शॉट को बाहर निकालता है और एक ही स्लैश में उन दोनों का ही गला काट देता है, जिसे देखकर चीफ कूली बहुत ही ज्यादा घबराते हुए बोलता है अरे बाप रे। और तभी वो लोग उनके ऊपर हमला कर देता है। वो लोग बोलता है उन सभी को मार डालो, एक को भी जिंदा रहने मत दो। चीफ कूली सभी को अपना हथियार निकालने के लिए बोलता है और उन सभी को रोकने के लिए बोलता है, लेकिन उन बैंडेट के सामने ये लोग कुछ भी नहीं कर पाता है। हमें एक बैंडेट को दिखाया जाता है जो कि धीरे धीरे करके एक बंदे के पास जाने लगता है और वो घबराते हुए बोलता है कि मेरे करीब बिल्कुल भी मत आना। लेकिन वो बैंडेट उसके करीब जाकर उसको मारने ही वाला था कि तभी कोई उसके गर्दन पर चाकू घुसा देता है। ये चीफ कूली होता है। वो उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो, जल्दी से खड़े हो जाओ। लेकिन वो बंदा बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था। वो बोलता है चीफ वो लोग सभी को मार देगा। जब स्क्वाड ऑरियर भी फेल हो गया तो फिर हम उन्हें कैसे रोक पाएंगे।
और आप अपने इस पैर के साथ भाग भी नहीं सकते। चीप प्लीज जब तक भाग सकते हैं तब तक भागिए। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वो बिल्कुल शांत होता है और फिर बोलता है नहीं, इस हालत में भले ही हम सभी मारे जाए लेकिन फिर भी अगर मैं किसी को भी बचा पाऊँ तो फिर मैं जरूर बचाऊंगा। ये बोलकर वो भागते हुए उन बैंडेट्स के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है लेकिन अपने पैर के वजह से नीचे गिर जाता है, जिस वजह से वो अपने ही पैर को गाली देते हुए बोलता है मेरा यूजलेस पैर, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। वो सभी मर रहे हैं, सच में सब कुछ खत्म हो गया। मेरे जैसे लंगड़े इंसान के लिए कोई भी रास्ता नहीं है, मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं रोक सकता लेकिन मुझे वो करना चाहिए जो मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं अभी भी चलने के काबिल हूँ। मुझे कम से कम कुछ गोलियों को बचाने की कोशिश करना चाहिए। फिर चिल्लाते हुए बोलता है वहीं पर रुक जाओ तुम डाकुओ। उसने अपने हाथ पर एक मशाल भी ले लिया था। वो बोलता है अगर तुम लोगों को मारना बंद नहीं करते हो तो फिर मैं इस घोड़े गाड़ी को जला दूंगा। एक डाकू उसके पास आते हुए बोलता है कमीने आखिरकार तू क्या बकवास बातें कर रहा है। वो मशाल से उसको डराते हुए बोलता है पीछे हटो और तभी पीछे से डाकू को सरदार बोलता है रुक जाओ, आखिरकार तुम क्या चाहते हो। चीप कुली बोलता है जो अभी भी जिंदा हैं उन सभी को जाने दो। डाकुओं का सरदार बोलता है और अगर मैं मना कर दूं तो फिर क्या होगा। तुम ये सोच रहे हो कि तुम एक घोड़े गाड़ी को चलाकर हमें धमकाने की कोशिश करोगे, सच में ये बहुत ही बेहुदा हैं। वो हंसते हुए बोलता है बाकी सभी गाड़ियां नकली हैं और उसमें कोई भी सामान नहीं है और फिर एक बॉम्ब को जलाते हुए बोलता है तुम लोग जो चाहते हो वो ताओती चिंग के बम्बो बुक है और वो इसी घोड़ा गाड़ी में है। ये सुनकर डाकुओं का सरदार थोड़ा हैरान होता है लेकिन तभी उसका नजर चीप कुली के लंगड़े पैर के ऊपर चला जाता है। वो बोलता है क्या तुम्हारा पैर लंगड़ा है। चीप कुली बोलता है इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। डाकुओं का सरदार बोलता है ये कितना वेस्ट है कि तुम एक कुली हो, अगर तुम्हारा पैर लंगड़ा नहीं होता। और तभी वो चिल्लाते हुए बोलता है चुप रहो और अभी डिसीजन लो वरना मैं इस घोड़े गाड़ी पर आग लगा दूंगा। जो सुनकर डाकुओं का लीडर सबको रुकने के लिए बोल देता है और बचे हुए लोग ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो चिल्लाते हुए बोलता है सब लोग यहाँ से भाग जाओ। जो सुनकर वो सभी बंदे यहाँ से भाग जाता है जिसे कि सभी डाकू देखने लगता है। पीछे से एक बंदा चीप कुली को आकर बोलता है चीप आपको भी यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन वो बोलता है तुम सब पहले भागो, अगर मैं भी अभी यहाँ से भागा तो फिर वो लोग तुम सबका पीछा कर सकता है क्योंकि वो पीछे की ओर घूमकर उस बंदे से बातें कर रहा था। इसी बीच डाकुओं के सरदार ने उसके हाथ को काट दिया था। वो इसे महसूस कर पाए इससे पहले ही डाकुओं का सरदार उसके पीठ में तलवार घुसा देता है, जिसके बाद डाकुओं का सरदार उसको नीचे गिराकर उसे लात मारते हुए बोलता है चाहे तुम जितना ही ज्यादा स्ट्रगल करो फिर भी तुम सिर्फ एक कुली हो, ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि हम तुम्हारे ट्रिक में फंस जाए। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वो हंसने लगता है क्योंकि उसने उस बॉम्ब को अपने दूसरे हाथ में पकड़ लिया था और तभी वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिस वजह से डाकुओं के सरदार के साथ साथ घोड़े गाड़ी पर भी आग लग जाता है। चीप कुली हमें बताता है मुझे लगा कि मैं आखिर में मर रहा हूँ अपने जीवन के सपने को पूरा किए बिना। मेरा जीवन का सपना एक स्कॉट वॉरियर बनना था जो घोड़े पे बैठकर सामान को ले जाता हो। जो जितना गरीब होगा उसे स्कूल में पढ़ने की उतना ही जरूरत होगी, लेकिन मैं जिसका पैर लग रहा था बस छोटे मोटे काम करके अपने जिंदगी का गुजारा किया। लंगड़ा होने के वजह से मुझे लोग ताना देता था कि मैं कूली का काम नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कड़ी मेहनत किया और एक स्क्वाड वॉरियर बनने के लिए हायर अप के आगे झुककर गिड़गिड़ाया। मैं इसे 30 साल से कर रहा था, लेकिन मैं अभी तक मरा क्यों नहीं, मेरा शरीर इतना ठंडा क्यों है। हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा जो कि हमारे इस सीरीज का मेन कैरेक्टर होता है वो नीचे की ओर जाने लगता है और एक दूसरा बंदा उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी देर बाद वो बोलता है यंग मास्टर प्लीज उठ जाओ, और तभी हमें दिखाया जाता है कि उसने हमारे हीरो को पानी से बाहर लेकर आ गया था, यानी कि वो जो कूली चीप था उसका सोल हमारे इस हीरो के बॉडी पर रीइनकार्नेट हो गया और हमारे हीरो का नाम ली जोंग रियोंग है जो कि मैंने पहले ही बता दिया था। वो बंदा उसे जोर जोर से हिलाने लगता है और बोलता है यंग मास्टर जल्दी से उठ जाओ। जोंग रियोंग अपने मन में बोलता है प्लीज मुझे हिलाना बंद करो, और तभी उसे उल्टी महसूस होने लगता है तो वो तुरंत ही उठ जाता है
जिसे देखकर वो बंदा बोलता है, यंग मास्टर क्या आप होश में आ गए? क्या आप मुझे पहचान पा रहे हैं? और तभी वो भागते हुए पानी में जाकर उल्टी करने लगता है और अपने मन में बोलता है, रुको, आखिरकार ये क्या है? मैंने तो शराब भी नहीं पी, तो फिर मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे कि मैं बहुत ही ज्यादा नशे में हूँ। फिर वो पानी में अपने चेहरे को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वो बोलता है, आखिरकार ये कौन है? और तुरंत ही पानी से दूर आने लगता है। वो सर्वेंट बोलता है, यंग मास्टर आखिरकार क्या हुआ? जोंगरियोंग हैरानी के साथ उस सर्वेंट से पूछता है, आखिरकार रिफ्लेक्शन में वो कौन है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो मैं हूँ। सर्वेंट बोलता है, क्या आप सचमुच अपने चेहरे को पहचान नहीं पा रहे हैं? ये और कौन हो सकता है? ये आप ही है, ग्रेट हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी का 4th यंग मास्टर ली जोंगरियोंग। इस नाम को सुनते ही वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो बोलता है, ली जोंगरियोंग और मैं, वो जो सबसे बेकार और बदनाम है, पुशओवर ली जोंगरियोंग। पीछे से सर्वेंट धीरे से बोलता है, यंग मास्टर मुझे लगता है कि आपको अपने आप को एक पुशओवर नहीं कहना चाहिए। वो हमें बताता है, ली जोंगरियोंग वो हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी का 4थे यंग मास्टर है, जिसके लिए मैंने काम किया था, और स्क्वाड किंग का सबसे छोटा बेटा, जो हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी का मालिक ली जोंगसान के एक नौकरानी से पैदा हुआ था। बिल्कुल अपने माँ के तरह वो भी अच्छे दिखते थे, लेकिन वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ था। उसके पास मार्शल आर्ट की कोई भी टैलेंट नहीं था और पढ़ाई के लिए भी बहुत ही कम टैलेंट था। इससे भी बुरी बात तो ये थी कि उसको जन्म देने वाली माँ की मौत बहुत ही कम उम्र में ही हो गई थी, और इसीलिए उसके भाइयों के तरह उसके फैमिली में सीधा भरोसा करने लायक कोई भी नहीं था। उसे सक्सेशन वॉर से भी बाहर रखा गया था, यानी कि वारिस चुनने की लड़ाई के लिए भी बाहर रखा गया था, और परिवार से बाहर घूमते रहे, जबकि घर में उसके साथ निकम्मे जैसा व्यवहार किया जाता था। वो एक ऐसा पुशओवर था जिसे होंगजो के ब्रोथल और गैम्बलिंग डेन में खुशी खुशी स्वागत किया जाता था, और उसने एक दिन लेक में छलांग लगा दिया और सुसाइड कर लिया। और ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका तीसरा भाई उसके वन साइडेड प्यार के साथ शादी कर रहा था। ये सब कुछ लगभग 30 साल पहले हुआ था। ओरिजिनली ये तब की बात है जब मैं पहली बार हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी में शामिल हुआ था, लेकिन अब मेरा रीइंकार्नेशन ली जोंगरियोंग के बॉडी पर हो गया, जिसका उस समय मौत हो गया था। और फिर वो अपने आप को देखते हुए बोलता है, आखिरकार मैं कितने साल का हो? पीछे से सर्वेंट बोलता है, मैं कुछ समझा नहीं, आप अचानक मुझसे फॉर्मली क्यों बात कर रहे हैं? ये थोड़ा डरावना है। मैं जंगसंग हूँ, आपका सर्वेंट। वो फिर से पूछता है, आखिरकार मैं कितने साल का हूँ? सर्वेंट बताता है, आपका उम्र इस साल 22 है। आप इसलिए सुसाइड करना चाहते थे क्योंकि आपको एक लड़की ने रिजेक्ट कर दिया है। वो बहुत ही ज्यादा हैरानी के साथ अपने मन में बोलता है, मैं बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हूँ। मैं 30 साल पीछे आ गया हूँ और ली जोंगरियोंग के रूप में रीइंकार्नेट हुआ हूँ, वो भी उस वक्त जब वो झील में कूदकर सुसाइड करने जा रहा था। सर्वेंट उसे पकड़कर पीछे की ओर खींचते हुए बोलता है, यंग मास्टर इस वक्त ये करने का समय बिल्कुल भी नहीं है। आपको जल्द से जल्द स्क्वाड किंग के पास वापस जाना होगा। स्क्वाड किंग ने हमें आदेश दिया है कि जैसे ही आप होश में आ जाए, मैं आपको उनके पास लेकर जाओ। ये सुनकर वो काफी हैरान होता है, जिसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें स्क्वाड किंग के रेसिडेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि जोंगरियोंग स्क्वाड किंग के आगे घुटने टेका हुआ था। वो स्क्वाड किंग को देखते हुए अपने मन में बोलता है, स्क्वाड किंग ली जोंगसान एक इंस्टेंट प्रेशर जो उसके निक नाम के वर्दी है, स्क्वाड वॉरियर का किंग। स्क्वाड किंग उससे पूछता है, इस साल तुम्हारा उम्र कितना है? वो तुरंत ही बताता है कि मैं 52 ईयर का हूँ, जो कि उसके पिछले लाइफ के एज होता है। ये सुनकर स्क्वाड किंग हैरान होते हुए बोलता है, क्या? फिर वो तुरंत ही बताता है, मेरा मतलब मैं 22 ईयर का हूँ। स्क्वाड किंग उससे पूछता है, क्या जो ये रूमर फैला हुआ है वो सच है? जोंगरियोंग बोलता है, माफ करना, मैं समझा नहीं। स्क्वाड किंग गुस्से से उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ये सच है कि तुमने सुसाइड करने की कोशिश की उस औरत के वजह से जिससे तुम्हारा तीसरा भाई शादी करने वाला है? वो अपने मन में सोचते हुए बोलता है, आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए? मैं क्या जवाब दूँ? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये क्या है, लेकिन जवाब देने से पहले मुझे ध्यान से सोचना होगा। फिर वो
स्क्वाड किंग को बोलता है ये एक झूठी अफवाह है, मैं बहुत ही ज्यादा नशे में था इसीलिए मेरे पैर फिसल गया और मैं झील में गिर गया। स्क्वाड किंग पूछता है तो क्या ये इसलिए नहीं है क्योंकि तुम उस औरत को बहुत ही पसंद करते हो? वो अपने मन में सोचते हुए बोलता है मैं इस बारे में झूठ नहीं बोल सकता, किसी को धोखा देने के लिए तुम्हें 90% सच के साथ 10% झूठ भी बोलना चाहिए। फिर वो स्कॉट किंग को बोलता है हाँ मैं उसे पसंद करता था लेकिन वो तब की बात था जब मैं छोटा था, लेकिन अब उसके लिए मेरे दिल में कुछ भी नहीं है जब मैं छोटा था। स्कॉट किंग बोलता है तो क्या अगर तुम्हारा तीसरा भाई शादी के बातचीत करते हुए आगे बढ़ता है तो भी तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा? वो खड़े होते हुए बोलता है हाँ बिल्कुल, मैं अपने तीसरे भाई की शादी के बातचीत खुद ही आगे बढ़ा सकता हूँ। ये सुनकर या फिर उसको खड़े होते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से से अपने पास वाले चाकू को जोंगरियोंग के तरफ भेज देता है जो कि बिल्कुल उसके आंखों के सामने जाकर रुक जाता है। वो बहुत ही ज्यादा घबराते हुए अपने मन में बोलता है मैंने तो लगभग अपने पैन में ही मुंह दिया था। स्कॉट किंग गुस्से के साथ बोलता है बेवकूफ, एक शेर का बच्चा भी शेर ही होता है लेकिन जो शेर लड़ाई नहीं करता वो शेर नहीं है। एक ऐसा शेर जो लड़ाई ना करके अपने जान को लेने की कोशिश करता है ऐसा कभी भी सुना नहीं गया। ये एक ऐसा घिनौना काम है जो कुत्ते और सुअर भी नहीं करता है। तुम सिर्फ 22 साल के हो, हालांकि हम ये नहीं जानते हैं कि तुम कितने सालों तक जिंदा रह पाओगे। तुम मेरे और स्कॉट एजेंसी का अपमान कर रहे हो। अगर तुम इसी तरह कोई भी प्रॉब्लम आने पर सुसाइड करने की कोशिश करते हो तो फिर हमें अच्छा लगेगा अगर तुम इसके बजाय अभी इस खंजर से अपना जान ले लेते हो। तो फिर मैं तुम्हारे पिता होने के नाते तुम्हारे लिए एक भव्य अंतिम संस्कार करूंगा। वो बोलता है मुझे जल्द से जल्द कुछ सोचना होगा अब जबकि मैं ली जोंगरियोंग के रूप में रिइंकार्नेट हुआ हूँ। मैं स्क्वाड किंग के सामना करने से बच नहीं सकता और अगर ऐसा ही बात है फिर वो स्क्वाड किंग को बोलता है क्या आप ये जानते हैं मेरे लाइफ के इन 22 सालों में ये पहली बार है जब आपने मुझे कुछ दिया है, लेकिन फिर भी ये एक खंजर है जिसके साथ आप चाहते हैं कि मैं अपने जीवन को खत्म कर दूं। ये सुनकर स्कॉट किंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने मन में बोलता है उन दोनों के बीच जो रिश्ता था उसको ध्यान में रखते हुए मैंने सिर्फ ये अंदाजा लगाया, लेकिन मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सच था। मुझे इस अवसर का फायदा उठाना है। फिर वो उस खंजर को उठाते हुए बोलता है ठीक है पिताजी, अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो फिर मैं आपको मेरे पिता होने के नाते जरूर से एक भव्य अंतिम संस्कार दूंगा। जब मैं इसे अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करूंगा तब मैं जरूर से आपके बारे में सोचूंगा। ये सब सुनकर स्कॉट किंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचते हुए बोलता है क्या वो लड़का जो हमेशा से ही एक कायर था अभी मेरे आगे डटकर सामना करने का हिम्मत कर रहा है। इसके बाद जोंगरियोंग यहाँ से जाने लगता है और स्क्वाड किंग बोलता है उसने मुझे सिर्फ चैलेंज किया है ना। हमें वहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि बोलता है लगता तो ऐसा ही है। स्क्वाड किंग बोलता है हाँ मुझे लगता है कि अगर एक कीड़े को भी पैरों से कुचला जाए तो भी वो संघर्ष करता है। वो बंदा बोलता है जोंगरियोंग पहले से काफी बदला बदला लग रहा है। स्क्वाड किंग बोलता है आखिरकार इतना बड़ा बदलाव कैसे हो सकता है? क्या तुमने नहीं देखा कि वो हमेशा मेरे सामने कांपता रहता है? इस बात से वो बंदा भी थोड़ा सोच में पड़ जाता है और स्क्वाड किंग आगे बोलता है लेकिन वो कीमती म्यूटेराइट आयरन का डैगर मुझसे छीन लिया गया। वो बंदा पूछता है क्या मैं उसे वापस लेकर आऊं, लेकिन स्क्वाड किंग सोचने के बाद बोलता है नहीं इसे छोड़ दो। अगर गैम्बलिंग डेन में कोई उस खंजर के असली कीमत को पहचान लेता है और वो उससे खरीद लेता है तो फिर मुझे लगता है कि ये सिर्फ उसका किस्मत होगा। और फिर थोड़ा सीरियस होते हुए बोलता है लेकिन मैं इस मौके का फायदा उठाकर जोंगरियोंग को कुछ सिखाने के बारे में सोच रहा हूँ। कैपिटल हॉल को इन्फॉर्म कर दो कि उसको पूरे साल एक पैसा भी ना दिया जाए ताकि उसे उसके ओरिजिन का एहसास हो सके कि आखिरकार वो कौन है जो उसे इतना शानदार जिंदगी दे रहा है। ये सुनकर वो दूसरा बंदा थोड़ा हैरान होते हुए अपने मन में बोलता है अब तक इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि जोंगरियोंग ने कितना बुरा काम किया है, लेकिन कभी भी उन्होंने उसके पॉकेट मनी को बंद नहीं किया। ऐसा लगता है कि इस बार उन्होंने जानबूझकर ही ऐसा किया है। ये देखते हुए कि उन्होंने जोंगरियोंग को किस तरीके से सजा दे रहा है ये एक तरह के टेस्ट
टेस्ट है और फिर स्क्वाड किंग को बोलता है ठीक है सर, आप जैसा कह रहे हैं मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। हमें जोंगरियोंग को दिखाया जाता है जो कि बाहर आने लगता है और बाहर उसका सर्वेंट उसका इंतजार कर रहा था। वो उसे देखने के बाद बोलता है यंग मास्टर आप बाहर आ गए, क्या आपको बहुत ही डांट पड़ा? लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि वो अचानक से यहाँ पर आकर नीचे गिर जाता है क्योंकि उसका हार्ट बीट बहुत ही ज्यादा तेज हो गया था। वो बहुत ही ज्यादा घबराते हुए बोलता है मुझे लगा कि मेरा दिल रुकने वाला है। सर्वेंट उसके पास आकर उसको उठाते हुए बोलता है यंग मास्टर क्या आप ठीक है? इसके बाद हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि सर्वेंट झाड़ू मार रहा था। वो उबासिया लेते हुए बोलता है मैं कल पूरी रात सो नहीं पाया और तभी उसका नजर जोंगरियोंग के ऊपर पड़ता है जो कि किसी वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान था। वो बस एक जगह पर ही एक तरफ से दूसरी तरफ चल रहा था। सर्वेंट पूछता है यंग मास्टर आप इधर उधर क्यों घूम रहे हैं? और तभी वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए अपने पैरों की तरफ देखने लगता है। सर्वेंट बोलता है आप अपने जूतों के ऊपर क्यों घूम रहे हैं? क्या आपने गोबर पर पैर रख दिया? वो बोलता है मैं अपने जूतों की तरफ नहीं देख रहा हूँ बल्कि मैं अपने पैरों को देख रहा हूँ। सर्वेंट पूछता है और आप अपने पैरों की तरफ क्यों देख रहे हैं? वो बोलता है क्या मैं अजीब तरीके से नहीं चलता हूँ? सर्वेंट बोलता है बिल्कुल नहीं, आप हमेशा जैसे थे वैसे ही लग रहे हैं। वो जोर जोर से हंसते हुए बोलता है हाँ बिल्कुल मैं हमेशा की तरह ही हूँ। और फिर अपने मन में बोलता है मैं 52 ईयर से लंगड़ा कर चल रहा हूँ, कोई भी नॉर्मल पर्सन उस असुविधा और दुख को नहीं समझेगा। इधर सर्वेंट जिसे कि कुछ भी समझ में नहीं आता है वो अपने मन में सोचते हुए बोलता है क्या सुबह सुबह यंग मास्टर ने कुछ गलत खा लिया? जोंगरियोंग सर्वेंट से पूछता है आज कौन सा दिन है? सर्वेंट बताता है ये 10वें महीने का 12वां दिन है। इस साल का मौसम और नजारा बहुत ही अच्छा है। वो सर्वेंट से पूछता है क्या हम टहलने चले? सर्वेंट बोलता है यंग मास्टर क्या आप फिर से गैम्बलिंग डेन में जा रहे हैं? आपको पॉकेट मनी नहीं मिलेगी, इसीलिए आपको अपने आप के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। जोंगरियोंग पूछता है आखिरकार तुम्हारा क्या मतलब है? सर्वेंट बताता है हमें कुछ देर पहले कैपिटल हॉल से एक संदेश मिला। उनका कहना है कि स्क्वाड एजेंसी का कैंटीन आपको दिन में 3 बार खाना खिलाता है, आपको बिल्कुल भी पैसा नहीं मिलेगा, ये स्क्वाड किंग का सख्त आदेश है। जोंगरियोंग बोलता है वो मुझे जवाब देने के लिए पानिश कर रहा है, वो खुसट बुढ़ा तो बहुत ही कमीना है। सर्वेंट पूछता है आप आगे क्या करने वाले हैं? जोंगरियोंग बोलता है क्या तुम्हें डर है कि मैं कैपिटल हॉल के पैसे के बिना भूखे मर जाऊंगा? सर्वेंट बोलता है मैं आपके भविष्य के बारे में बात कर रहा हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा, शायद मैं अपने लाइन को क्रॉस कर रहा हूँ, लेकिन आप हमेशा ऐसा लाइफ नहीं जी सकते हैं। वो हंसते हुए बोलता है चिंता मत करो, मैं जल्दी स्क्वाड एजेंसी का काम करना शुरू कर दूंगा। सर्वेंट हैरान होते हुए बोलता है सच में? जोंगरियोंग बोलता है जैसा कि तुमने कहा मैं हमेशा ऐसा नहीं रह सकता। सर्वेंट पूछता है आप किस तरह के काम करने जा रहे हैं? वो बोलता है मैं एक स्क्वाड वॉरियर बनूंगा। सर्वेंट काफी ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है क्या एक स्क्वाड वॉरियर? हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी का स्क्वाड वॉरियर बनने के लिए आपको कम से कम मार्शल आर्ट में सेकेंड रेट का होना चाहिए और आप उनके बारे में कुछ नहीं जानते। जोंगरियोंग बोलता है क्या मैं इतना बुरा हूँ? सर्वेंट उसके कान के पास जाकर पूछता है क्या मैं आपके साथ ईमानदार बन सकता हूँ? उसके हाँ बोलने पर सर्वेंट बोलता है मैं पूरे कॉन्फिडेंट के साथ कह सकता हूँ कि मैं ही आपको हरा दूंगा। और फिर सर्वेंट को बोलता है सभी हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी के स्क्वाड वॉरियर को मार्शल आर्ट सीखने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्या तुमने जुरेन स्क्वाड के बारे में नहीं सुना है? सर्वेंट के पूछने पर वो बताता है जुरेन उन स्कॉलर को कहा जाता है जो प्रोवेंशनल एग्जामिनेशन को पास करता है। बहुत समय पहले हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी ने जुरेन स्कॉलर को अपने रैंक में रिक्रूट किया था गरीब स्कॉलर को स्पॉन्सर करने के बहाने, क्योंकि वो लोग मार्शल आर्ट नहीं जानते थे। इस वजह से उनके लिए किसी स्क्वाड कन्वॉय में शामिल होना काफी मुश्किल था। बदले में वो लोग स्क्वाड एजेंसी के अकाउंट को संभालने का काम करते थे या अनपढ़ कुलियों को पढ़ना लिखना सिखाते थे। लेकिन अगर वो लोग मेट्रोपॉलिमेनेशन एग्जाम को पास कर पाते और प्रीफेक्चर में शामिल हो पाते तो फिर वो उस स्क्वाड एजेंसी का मजबूत सहारा बन जाते जो सरकार के साथ अपने संबंधों को लेकर हमेशा सतर्क रहते थे। सार्वेन
उससे पूछता है कि आप प्रोविंशियल एग्जामिनेशन देने के लिए जा रहे हैं। वो बोलता है हाँ बिल्कुल। सर्वेंट पूछता है कब, वो बताता है आज ही। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें उस जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि ये एग्जाम होने वाला था और वहाँ पर जोंगरियोंग के साथ साथ और भी बहुत सारे लोग था। सर्वेंट से जब वो पूछता है तब सर्वेंट बताता है प्रोविंशियल एग्जाम के लिए हमेशा बहुत सारे लोग आते हैं। और तभी वहाँ पर साइड में से एक लड़की के आवाज आती है जो कि बोलती है अरे बाप रे, किसी आदमी का चेहरा सफेद जेट की तरह कैसे हो सकता है, ऐसा लग रहा है जैसे कि उसका चेहरा चमक रहा है। दूसरी लड़की बोलती है धीरे वो सुन लेगा। वो दोनों लड़के ये सब कुछ जोंगरियोंग को देखकर बोल रही थी। जोंगरियोंग सर्वेंट से पूछता है वो औरतें मेरे तरफ क्यों देख रहे हैं। सर्वेंट बोलता है आप इस बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपने पहली बार ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है। जोंगरियोंग हंसते हुए अपने मन में बोलता है तो हैंडसम पैदा होने से ऐसा महसूस होता है। सर्वेंट फिर से पूछता है यंग मास्टर क्या आप सच में प्रोविंशियल एग्जाम को देने जा रहे हैं। वो बोलता है हाँ बिल्कुल और अपने मन में बोलता है मेरे लंगड़ा होने के बावजूद मैंने कूली का काम किया और ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं पढ़ना लिखना जानता था। सबसे पहले मैं लंगड़ा होने के वजह से स्क्वाड कॉन्वॉय में शामिल नहीं हो पाया, लेकिन मुझे अपने खाली समय का इस्तेमाल ऑफिशियल्स का किताबें कॉपी करने के लिए अकाउंटिंग जिंगलिंग की सिफारिश मिली। वो चीज जो मैंने सबसे ज्यादा कॉपी की वो इन रॉयल एग्जामिनेशन के टॉप स्कॉलर के आंसर कॉपी है और इसी वजह से मुझे अभी भी उन सभी स्कॉलरों के आंसर याद है। उसे इस तरीके से देखकर सर्वेंट अपने मन में सोचते हुए बोलता है वो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट क्यों है। और तभी वहाँ पर एक गेट ओपन होता है और एक बंदा बाहर आते हुए बोलता है जो लोग यहाँ पर प्रोविंशियल एग्जाम देने के लिए आया है वो प्लीज अंदर एंटर करे। जोंगरियोंग सर्वेंट से एक चीज लेता है जिसका नाम वो कंटेनर बताता है। वो सर्वेंट को बोलता है मैं इस एग्जाम को जल्दी खत्म कर दूंगा इसलिए तुम वहीं पर मेरा इंतजार करो। हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि वहाँ के गार्डों को बोलता है मुझे लगता है कि हर कोई अंदर चला गया है तो चलो गेट को बंद कर दो। वो दोनों गार्ड गेट को बंद कर नहीं पाला था कि तभी पीछे से कोई चिल्ला कर आते हुए बोलता है प्लीज 1 मिनट के लिए रुक जाइए, मुझे भी ये एग्जाम देना है। इसके बाद हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि एक खुले मैदान में बहुत सारे लोग एग्जाम दे रहा होता है। वहाँ पर जोंगरियोंग भी होता है जो कि एग्जाम देते हुए अपने मन में बोलता है मैं टॉप स्कॉलर के क्वेश्चन को कॉपी नहीं कर सकता क्योंकि मैं एग्जाम के टॉपिक को पहले से ही जानता हूँ इसलिए ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है, लेकिन इसके बजाय मैं अपना थोड़ा आइडिया डाल दूंगा। और तभी उसका नजर उसके बगल वाले सीट पे जाता है जहाँ पर कि कोई बोलता है आखिरकार आप मुझे क्या करना चाहिए, मैंने गलती से लिखने वाले ब्रश के जगह स्टील टेप पेन को लेकर चला आया। ये सुनकर जोंगरियोंग बोलता है स्टील टेप पेन क्या ये वो चीज नहीं है जो ब्रश जैसा दिखाई देता है, लेकिन मार्शल आर्टिस्ट इसका इस्तेमाल एक पॉइंट पर चुबाने के लिए करता है। ऐसा लगता है कि तुम गलती से गलत टूल लेकर चले आए, एक काम करो तुम मेरा ब्रश ले लो। ये सुनकर वो पहले तो थोड़ा हिचकिचाने लगती है और फिर उसे शुक्रिया कहते हुए ले लेता है। जोंगरियोंग बोलता है शुक्रिया की कोई भी जरूरत नहीं है, बदले में तुम बाद में मुझे एक बाउल नूडल खिला देना। ये सुनकर वो थोड़ा शर्माने लगता है और जोंगरियोंग उसे देखकर अपने मन में बोलता है अगर उसके नाक में वो तिल ना होता तो फिर वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़का होता। इसके बाद वो एग्जाम हॉल से बाहर आ जाता है और आकर उसके सर्वेंट को बुलाने लगता है। उसका सर्वेंट हैरान होते हुए बोलता है क्या यंग मास्टर आपने ऑलरेडी एग्जाम खत्म कर दिया है। जोंगरियोंग बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि कोई इंसान उस जगह पर लंबे समय तक इंतजार करते हुए उन सवालों का जवाब ढूंढ सकता है जो उसे पता ही नहीं है। सर्वेंट बोलता है हाँ मुझे लगता है कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तो फिर ठीक है चलिए चलते हैं। लेकिन तभी जोंगरियोंग बोलता है जरा 1 मिनट इंतजार करो। सर्वेंट पूछता है आखिरकार क्या हुआ यंग मास्टर। वो कुछ भी ना बताकर गेट की तरफ स्माइल करते हुए देखने लगता है और थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि उस लड़के के साथ साथ और भी बहुत सारे लोग बाहर आने लगता है और जोंगरियोंग उसी के लिए इंतजार कर रहा था। जोंगरियोंग उसको बोलता है क्या तुमने अपना टेस्ट अच्छे से दिया। वो जोंगरियोंग के आगे दोबारा से झुककर शुक्रिया कहता है और फिर उसका ब्रश उसे वापस लौटा देता है। जिसके बाद थोड़ी देर के लिए तीनों के बीच खामोशी छा
आ जाता है, लेकिन फिर वो लड़का गुड बाय कहकर जाने लगता है। जो सुनकर झोंगरियोंग उससे पूछता है क्या तुम बिजी हो। उसके पूछने पर झोंगरियोंग बताता है क्योंकि ये किस्मत है कि हम दोनों इस तरीके से मिले, क्या हमें पास के रेस्टोरेंट में कुछ गर्म नूडल्स खाने जाना चाहिए। वो बोलता है मुझे माफ करना, मुझे किसी से मिलने जाना है, अगर हम दोबारा मिले तो फिर हम जरूर से एक साथ खाने के लिए जाएंगे। ये बोलने के बाद वो दोबारा से जाने लगता है और झोंगरियोंग उसे जाते हुए देखकर बोलता है मैं फ्री में नूडल्स खाने के बारे में सोच रहा था, वो तो बहुत ही ज्यादा कंजूस है और मुझे यहाँ पर लगता है कि ये कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। वैसे भी हमें आगे चलकर पता तो चल ही जाएगा। आगे सार्वेंट झोंगरियोंग से पूछता है यंग मास्टर क्या आप उसे जानते हैं। झोंगरियोंग बोलता है नहीं, मैं आज उससे पहली बार मिला। वो इतना ज्यादा पागल था कि एग्जाम के लिए ब्रश के जगह स्टील टेप पेन लेकर आया। जो सुनकर सर्वेंट बोलता है एक स्टील टेप पेन, मुझे लगता है कि वो एक स्कॉलर है जो मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करता है। झोंगरियोंग बोलता है अगर वो गलती से ब्रश के जगह पर स्टील टेप पेन को लेकर आता है तो फिर इसका मतलब यह है कि वो अब उन चीजों का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता है। ऐसा इंसान मार्शल आर्ट और पढ़ाई में आखिरकार कितना ही अच्छा रहेगा। सर्वेंट बोलता है मैं भी ऐसे किसी इंसान को जानता हूँ। जो सुनकर झोंगरियोंग बोलता है क्या तुम मुझे कह रही हो। सर्वेंट हैरान होते हुए बोलता है आपको कैसे पता चला। झोंगरियोंग गुस्से से सर्वेंट के गर्दन को पकड़कर बोलता है ऐसा लगता है कि मैं आजकल तुम्हारे ऊपर बहुत ही आसान हो गया हूँ। सर्वेंट बोलता है यंग मास्टर छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है, और फिर अपने पास से एक कॉइन को निकालकर बोलता है जरा इस पर एक नजर डालिए। भले ही आपके पॉकेट मनी बंद कर दिया गया है लेकिन मैं आपको मेरे 1 साल के सैलरी को शेयर करूंगा क्योंकि मौसम ठंडा है, तो फिर क्यों ना हम दोनों चलकर एक बाउल गर्मा गर्म नूडल्स खाए। झोंगरियोंग बोलता है तुम जरूर से अपने लाइफ में बहुत बड़ा कुछ करोगे, चलो चलते हैं। और फिर उससे पूछता है डम्पलिंग के बारे में क्या। सर्वेंट थम्स अप दिखाते हुए बोलता है हाँ बिल्कुल, हम वो भी खा सकते हैं। इसके बाद हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो दोनों आने के बाद खाने की खुशबू का मजा लेने लगता है और खाने का तारीफ करने लगता है। एक वेटर आकर उसको वेलकम करता है और वो वेटर को बोलता है क्या ये फर्स्ट फ्लोर भरा हुआ है। वेटर बोलता है हाँ क्योंकि ये प्रोविंशियल एग्जाम है। झोंगरियोंग बोलता है तो फिर मुझे 2nd फ्लोर पर ले चलो। वेटर बोलता है 2nd फ्लोर भी भरा हुआ है। जो सुनकर वो थोड़ा हैरान होता है और इधर वेटर थोड़ा हिचकिचाने लगता है। फिर वो धीरे से उसके कान के पास आकर बोलता है दरअसल यंग मास्टर झोंगरियोंग ने पूरे 3rd फ्लोर को अपने और अपने दोस्तों के लिए रिजर्व कर लिया है। इसके वजह से हमें और हमारे कस्टमरों को 1st फ्लोर और 2nd फ्लोर को इस्तेमाल करना पड़ रहा है। झोंगरियोंग पूछता है क्या जो योंग भी वहीं पर है। वेटर बोलता है हाँ। ये सुनकर वो बाहर की तरफ जाते हुए अपने सर्वेंट को बोलता है जोंगसियोंग चलो कहीं और चलकर खाना खाते हैं। वो भी ठीक है बोलकर जाने ही वाला था कि तभी अचानक से उसके सामने एक बंदा आ जाता है। झोंगरियोंग उससे पूछता है आखिरकार तुम कौन हो। वो बंदा बोलता है 3rd यंग मास्टर ने तुम्हें 3rd फ्लोर पर ले जाने के लिए कहा है। ये 3rd यंग मास्टर का चीफ बॉडीगार्ड है जिसे आयरन टावर के नाम से जाना जाता है। उसे देखकर झोंगरियोंग अपने मन में बोलता है धत्तरी की ये बहुत ही मुसीबत भरा होने वाला है। इसके बाद हमें 3rd फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि बॉडीगार्ड उन दोनों को लेकर आता है और वहाँ पर पहुँचते ही झोंगरियोंग का पहला नजर एक लड़की के ऊपर पड़ता है जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। वो अपने मन में बोलता है होंगजू के 3 ग्रेट ब्यूटी में से एक जिसने ली झोंगरियोंग को सुसाइड करने में मजबूर किया वही जरूर से जो योंग है। वो लड़की भी झोंगरियोंग को अपने सामने देखकर बहुत ही हैरान होती है और तभी 3rd यंग मास्टर बोलता है इस रास्कल को देखो, क्या तुम अपने एल्डर ब्रदर को ग्रीट नहीं करोगे। जो सुनकर उसके सभी दोस्त झोंगरियोंग की तरफ देखने लगता है और तभी झोंगरियोंग ग्रीट करते हुए बोलता है मैं आपको हेलो कहने ही जा रहा था क्योंकि मैंने सुना आप यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ थे। 3rd यंग मास्टर बोलता है क्या तुम यकीन से कह सकते हो कि तुम यहाँ से भागते समय आयरन टावर के हाथों पकड़े नहीं गए। वो बोलता है नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और आयरन टावर भी उसे घूर कर देखने लगता है। झोंगरियोंग अपने मन में सोचते हुए बोलता है ऐसे बदसूरत मेंढक के लिए ये तो पक्का है कि वो ऐसे काम में बहुत ही तेज है। और तभी पास में से एक लड़की झोंगरियोंग को बोलती है हेलो ओराबोनी। ओराबोनी का मतलब ओप्पा या फिर बिग ब्रदर है। वो लड़की आगे बोलती है आपसे मिले हुए काफी लंबा वक्त हो चुकी है। लेकिन झोंगरियोंग तो बस हैरानी से उसे देख रहा था क्योंकि
उसे पता ही नहीं है कि ये लड़की कौन है। और तभी थर्ड यंग मास्टर बोलता है, तुम वहाँ पर बिल्कुल चुपचाप क्यों खड़े हो? क्या तुम इसे वापस हाय नहीं कहोगे? ऐसा नहीं है कि तुम लोग वैसे हो। अपने थर्ड ब्रदर के मुंह से ये सुनते ही उसे समझ में आ जाता है कि वो जिसे जू योंग योंग समझ रहा था वो जू योंग योंग नहीं है, बल्कि ये लड़की जू योंग योंग है। वो अपने मन में बोलता है, कितना सरप्राइजिंग है। मैंने सुना है कि जू योंग योंग सबसे ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो उसके तुलना में ये लड़की उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। ये लड़की कौन है, फिलहाल के लिए ये थोड़ा सस्पेंस है। झोंगरियोंग आगे खांसते हुए जू योंग योंग को नॉर्मल तरीके से हेलो बोलता है, जो सुनकर थर्ड यंग मास्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। झोंगरियोंग अपने मन में बोलता है, आखिरकार ये मेंढक इस तरीके से क्यों उछल रहा है? थर्ड यंग मास्टर बोलता है, अगर वो तुम्हें ओराबोनी कह रही है तो फिर तुम उसके साथ इतने नॉर्मली कैसे बात कर सकते हो? क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं योंग योंग के साथ शादी के बातचीत कर रहा हूँ? झोंगरियोंग बोलता है, मुझे माफ कर देना, अगली बार से मैं केयरफुल रहूंगा। वो क्रीपी सा लुक देते हुए बोलता है, अगली बार मेरा घंटा तुम जैसे पुरुषों पर जो मार्शल आर्ट और पढ़ाई के बारे में कुछ भी नहीं जानता है और अपने पूरे दिन को गैम्बलिंग डेन में बिता देता है। कहा जाता है कि कोई भी अपने लोअर ओरिजिन को नहीं छुपा सकता। आखिरकार हमारे फैमिली में तुम्हारे जैसे बेवकूफ कैसे पैदा हो गया? ये सुनकर वो अपने मन में बोलता है, क्या ये बात उसे इतनी जोर से कहने की जरूरत है? और फिर सामने की तरफ देखते हुए बोलता है, लगता है कि मुझे समझ में आ गया है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। ये शायद से जो योंग योंग के वजह से है, क्योंकि वो अपने छोटे भाई की तरह हैंडसम और लंबा नहीं है। वो शायद से अपने मेंढक जैसे देखने के वजह से बहुत ही ज्यादा बुरा महसूस करता है और इसी वजह से वो यहाँ पर मुझे ह्यूमिलेट करने की कोशिश कर रहा है। इस घर के भाई तो सच में बहुत ही दयनीय हैं। किसी भी हालत में अगर मैं यहाँ से जल्द निकल जाऊँ तो फिर बेहतर होगा। इसके बाद वो उन सभी को गुड बाय कहकर जाने वाला था कि तभी एक लड़की बोलती है, यंग मास्टर जोंगरियोंग प्लीज यहाँ पर आओ और जाने से पहले कुछ खा लो। जोंगरियोंग उस लड़की को देखते हुए अपने मन में बोलता है, क्या वो जिन ग्योंग है? उसके सामने के दो औरत की वजह से मैंने उसे नहीं देखा। योंग योंग भी बोलती है, हाँ ओराबोनी तुम्हें बहुत भूख लगी होगी, जाने से पहले कुछ खा लो। ये सुनकर थर्ड ब्रदर थोड़ा हैरान होता है और तभी एक बंदा थर्ड यंग मास्टर को बोलता है, हाँ यंग मास्टर आपके भाई को भी खाने दो। जब से वो अंदर आया है वो खाने के ऊपर से अपने नजरें नहीं हटा पा रहा है। इसके बाद एक एक करके सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगता है और वो बस चुपचाप उनके बातों को सुनने लगता है। तभी थर्ड यंग मास्टर बोलता है, ठीक है अगर तुम इतना ही भूखे हो। फिर वो एक बाउल में एक चिकन पीस देकर उसे आगे की ओर फेंकते हुए बोलता है, जाने से पहले हमारा बचा हुआ खाना खा लो। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन फिर आगे बोलता है, ठीक है। जो सुनकर वो सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। झोंगरियोंग उस कटोरे को उठाते हुए बोलता है, मैं आपके ऑफर को एक्सेप्ट करूंगा और फिर थैंक्स के साथ इसे खाऊंगा। पीछे से सर्वेंट रोकने की कोशिश करता है तो वो सर्वेंट को भी बैठकर खाना खाने के लिए बोलता है और फिर खुद आसपास देखते हुए बोलता है, आखिरकार मैं कहाँ बैठूं? और फिर जाकर जिन ग्योंग के पास ही बैठ जाता है और वो पहले वाला खूबसूरत लड़की जिसे कि वो योंग योंग समझ रहा था वो उसे ऐसा करते हुए देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि वहाँ के बाकी के लोग आज जो एग्जाम हुआ उसके क्वेश्चन के बारे में आपस में बातें करने लगता है, जिसे सुनने के बाद जोंगरियोंग अपने मन में बोलता है, ऐसा लगता है कि यहाँ के सभी लोगों ने प्रोविंशियल एग्जाम को दिया है। तभी लेडी जिंग जोंगरियोंग से पूछती है, यंग मास्टर जोंगरियोंग आप इस बारे में क्या कहते हैं? जोंगरियोंग भोला बनते हुए बोलता है, मैं ऐसे बातें नहीं जानता। जो सुनकर लेडी जिन हंसते हुए बोलती है, तुम कितने हम्बल हो। तभी थर्ड यंग मास्टर उसको बोलता है, तुम सिर्फ अपने थॉट को क्यों नहीं बताते हो? क्योंकि तुम जब छोटे थे तब तुमने काफी ज्यादा पढ़ाई किया था, मुझे लगता है कि तुम अभी भी कुछ जानते हो। पास में से एक बंदा बोलता है, हाँ क्योंकि तुम स्क्वाड एजेंसी में पले बड़े हो इसीलिए हमें लगता है कि तुम्हें डाकुओं के बारे में बहुत कुछ पता है। उनके बातों को सुनकर झोंगरियोंग अपने मन में बोलता है, ऐसा लगता है कि ये बेवकूफ लोग मुझे इन लेडीज के सामने ह्यूमिलेट करना चाहता है। खैर अगर वो लोग यही चाहता है तो फिर ठीक है। जिसके बाद वो उन लोगों को बोलता है, तब मैं हॉनेस्टली बात करूंगा। आप लोग जिस बारे में बात कर रहे हैं टाइगर और उसके क्लॉ, वो सन अजय द्वारा नहीं बल्कि हानफी द्वारा किया गया था। जो सुनकर पहले
तो वो लोग थोड़ा हैरान होता है और फिर थर्ड यंग मास्टर जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, आखिरकार ये किस तरह के बकवास है, तुम्हारे पढ़ाई में कमी है इसलिए। लेकिन तभी झोंगरियोंग बोलता है, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो फिर चलो नीचे जाकर उन स्कॉलर के साथ बातें करते हैं जो अपने पूरे लाइफ पढ़ाई किया है। अगर हम उनमें से किसी एक को शराब पीने के लिए दे और उनसे इस सवाल का जवाब मांगे तो फिर वो खुशी खुशी हमें जवाब देने के लिए मान जाएगा और फिर एक एक करके उनके सभी सवालों के जवाब को गलत बताते हुए खुद सही जवाब बताता है। और ये सब कुछ सुनने के बाद झो योंगयोंग इम्प्रेस होते हुए बोलता है, क्या सच में ली झोंगरियोंग जिसे मैं जानता हूँ, क्या ये वही है? झोंगरियोंग आगे और भी बहुत कुछ बताते हुए बोलता है, तुम लोगों ने जिन जिन किताबों को स्टडी किया है वो अभी भी काफी नहीं है, तो जाकर और भी किताबों को पढ़ लो। ये सुनने के बाद तो वहाँ के सभी लोग बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है और फिर थर्ड यंग मास्टर भी शर्मिंदा होते हुए अपने मन में बोलता है, आखिरकार इस कमीने के साथ क्या दिक्कत है, उस बेवकूफ को ये सब कैसे पता है। और तभी हमें उस सफेद कपड़े वाले लड़की को दिखाया जाती है जो कि अपने हंसी को रोकने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करने लगती है, लेकिन फिर अचानक से जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। वो बोलती है, मैं माफी चाहती हूँ, मैं हंसना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, लेकिन ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा फनी है। जो सुनकर झोंगरियोंग उसके तरफ देखते हुए अपने मन में बोलता है, क्या वो उन सभी पर हंस रही है, लेकिन कोई भी उसे कुछ भी नहीं कह पा रहा है। शायद से ये वही है जिसे कि बियोंगरियोंग और उसके दोस्त इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। आखिरकार वो लड़की है कौन? और तभी अचानक से उसका नजर उस लड़की के नाक के ऊपर चला जाता है जहाँ पर कि उसे एक तिल का निशान दिखाई देता है और उसे देखने के बाद झोंगरियोंग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है, वो तिल का निशान, इसमें कोई भी हैरानी नहीं है कि वो मुझे बहुत ही ज्यादा फैमिलियर लगा। ये तो वही स्कॉलर है जिसके साथ मेरे मुलाकात प्रोविंशियल एग्जाम में हुआ था, जिसे मैं एक लड़का समझ रहा था। वो लड़की बोलती है, शायद से हम दोनों पहले कभी भी नहीं मिले, देर से इंट्रोडक्शन देने के लिए माफी चाहती हूँ। मैं नामगोंग सोसो हूँ, कारेन नामगोंग क्लैन के प्रैक्टिस लाइटनिंग शॉट नामगोंग योंगरियोंग के ग्रैंड डॉटर। ये सुनने के बाद झोंगरियोंग अपने मन में सोचते हुए बोलता है, नामगोंग क्लैन एक बहुत ही बड़ा मार्शल क्लैन है जो नॉर्थन योंजो में रूल करता है। उसके पास एग्जाम देने के लिए ऑलरेडी एक अपॉइंटमेंट थी, इसलिए ये पक्का है कि ये वही है। मुझे लगा कि ये कोई अनारी स्कॉलर है, लेकिन ये तो नामगोंग क्लैन का यंग मिस है जिसने खुद को प्रोविंशियल एग्जाम देने से मना कर दिया। यहाँ पर उसके कहने का मतलब ये है कि वो अपने असली आइडेंटिटी से एग्जाम नहीं दे रहा है, बल्कि एक फेक आइडेंटिटी से एग्जाम दे रहा है। झोंगरियोंग आगे सोचते हुए बोलता है, कारेन नामगोंग फैमिली के पैट्रियस की ग्रैंड डॉटर के साथ दोस्ती करने का मौका बार बार नहीं मिल सकता। आखिरकार नामगोंग क्लैन में सिर्फ दो ही डिसेंडेंट हैं, एक नामगोंग सोसो और दूसरा उसकी एल्डर ब्रदर जिसे शॉर्ट जीनियस के तौर पर जाना जाता है। और इसी वजह से ये मील बियोंगरियोंग के पूरे लाइफ में एक बार मिलने वाला अपॉर्चुनिटी है। अगर वो उससे दोस्ती करने में कामयाब हो जाता है तो फिर वो हमारे बड़े भाइयों के साथ बारिश चुनने की जंग में एक बहुत ही बड़ा एलाई बनेगी। दूसरे शब्दों में ये अल्टीमेट कनेक्शन है जिसे हर कोई बनाना चाहता है। फिर झोंगरियोंग मिस सोसो को अपना नाम बताता है, लेकिन मिस सोसो बोलता है, मुझे पता है। जो सुनकर वो हैरान होते हुए पूछता है, पहली बार मिलने के बावजूद आप मेरे नाम को जानते हैं? मिस सोसो बोलती है, तुम होमजो के इंटरटेनमेंट एस्टेब्लिशमेंट सबसे फेमस हो, है ना? ये सुनकर वो थोड़ा शर्माते हुए बोलता है, अफवाह हमेशा भरा चढ़ा कर कहा जाता है। मिस सोसो बोलती है, चाहे जो भी हो, लेकिन आग के बिना तो धुआं नहीं होता। झोंगरियोंग बोलता है, यहाँ तक कि एक छोटे से आग भी बहुत सारे धुएं का कारण बन सकता है। मिस सोसो बोलती है, लेकिन आग चाहे पूरे पहाड़ को ही जला क्यों ना दे, लेकिन आखिर में वो एक समय पर दोबारा से छोटा हो जाता है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में बोलता है, सच में वो कोई साधारण लड़की नहीं है। और तभी सोसो बोलती है, लेकिन आपने अभी भी हमें नहीं बताया है कि आप क्या सोचते हैं। दूसरों के बारे में बातचीत करना तो आसान होता है, लेकिन अपने थॉट को लॉजिकली प्रूव करना बहुत ही मुश्किल है, खासकर ऐसे सवालों के लिए जिसका कोई सही आंसर नहीं है। ये सुनकर थर्ड यंग मास्टर मणिवन बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलता है, बहुत बढ़िया, इसी तरह करते रहो। मिस सोसो आगे बोलती है, तो प्लीज हमें बताइए कि आप
क्या सोचते हैं। झोंगरियोंग बोलता है मैं आम लोगों को ऐसे ही रहने देना पसंद करूंगा। मिस सोसो पूछती है आखिर ऐसा क्यों। वो बताता है नॉर्थर्न चाइना हमेशा से ही कॉटन प्रोड्यूसिंग का प्लेस रहा है और हर सर्दी के मौसम में वो जगह डाकुओं से भर जाता है, और अगर हम उन्हें ऐसे ही छोड़ दे तो फिर जब एस्टेरिटी का सीजन खत्म हो जाएगा तो फिर जो डाकू किसान हुआ करते हैं वो नॉर्मली अपने अपने घर चले जाएंगे, क्योंकि चाहे जो भी हो एक डाकू बनने से बेहतर तो कॉटन के कटाई करने का काम है। मिस सोसो पूछती है क्या बस इतना ही? अगर हाँ तो फिर ये काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। तभी झोंगरियोंग आगे बोलता है लेकिन ऐसा करने के बजाय मैं जमींदारों, बड़े व्यापारियों और स्क्वाट एजेंसी पर भारी टैक्स लगाऊंगा। मिस सोसो पूछती है आप अचानक इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? क्या ये वही लोग नहीं हैं जिनको डाकुओं की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है? झोंगरियोंग बोलता है क्योंकि जमींदार किसान और मजदूर लोगों को बहुत ही सस्ते दामों पर काम पर रखता है। जब फसल खराब हो जाता है तो फिर मजदूर भूखे मरते हैं और फिर आखिर में कोई रास्ता ना होने पर डाकू बन जाता है। ये पहला वजह है। और वो कॉटन जो किसान उगाते हैं लेकिन उन्हें उनका सही कीमत नहीं मिलता, लेकिन फिर उसे दूसरे व्यापारियों को बहुत ही ज्यादा कीमत पर बेच दिया जाता है। ये दूसरा कारण है। और जैसे जैसे डाकू दूर दूर तक घूमते हैं वैसे ही स्क्वाट एजेंसी को ज्यादा काम मिलता है और इससे स्क्वाट एजेंसी का बहुत ही मुनाफा होता है। ये मेरा तीसरा कारण है। अगर हम कंपेयर करें कि उनमें से कौन कितना कमाता है और कौन कितना भुगतान करता है तो फिर हम साफ साफ देख पाएंगे कि किसान और आम मजदूर जो इतने मेहनत से उन फसलों को उगाता है वही नुकसान पर है। इस जवाब को सुनने के बाद मिस सोसो थोड़ी देर के लिए बहुत ही गहरी सोच में चली जाती है और फिर उससे पूछता है जब टैक्स इकट्ठा हो जाएगा तो फिर आप उनका क्या करेंगे? झोंगरियोंग बोलता है मैं कंट्री के सभी वेयर हाउस को भर दूंगा ताकि पॉलिटिशियंस कहने वाले असली चोर सभी दौलत चुरा ले। मिस सोसो बोलती है लेकिन ऐसा करने से साधारण किसान और मजदूरों को कोई भी फायदा नहीं होगा बल्कि सिर्फ और सिर्फ उन पॉलिटिशियंस का ही पेट भरेगा। तो फिर आखिरकार आप ऐसा क्यों करेंगे? झोंगरियोंग बोलता है क्योंकि ऐसा करने से कम एक या दो भ्रष्टाचार लोग या फिर ग्रेट ऑफिशियल कम से कम कुछ हिस्सा तो आम लोगों को बांट ही देंगे। ऐसे में बचा हुआ आखिरी हिस्सा आम लोगों को मिल ही जाएगा। मिस सोसो बोलती है दुनिया में इतने अनइफेक्टिव चीज कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? झोंगरियोंग बोलता है यही तो पॉलिटिक्स है। ये सुनकर वो और भी ज्यादा हैरान हो जाती हैं। योंग भी उसे हैरान से देखते हुए अपने मन में बोलती है क्या वो हमेशा इतना ही ज्यादा शातिर था? उसके जवाब को सुनकर मिस सोसो बहुत ही सेटिस्फाई हो चुकी है और वो उसको बोलती है ये एक ऐसा जवाब है जो एग्जामिनर को जरूर से पसंद आएगा। ये सचमुच एक इम्प्रेसिव डिस्कशन रही है। अगर दोबारा मौका मिले तो फिर मैं आपके साथ और भी बहुत सारे बातें करना चाहूंगी। जो सुनकर झोंगरियोंग ग्रीट करते हुए बोलता है ये मेरी खुशकिस्मती होगी। लेडी जीन भी खुश होते हुए उसको तारीफ करने लगती है, लेकिन इधर थर्ड यंग मास्टर तो पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुका है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से से अपने मन में बोलता है मैं योंग के सामने उसे ह्यूमिलेट करने जा रहा था, लेकिन मैं तो ये बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकता कि ये वही है जिसने मुझे एम्बैरेस किया। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा अपमान है। और फिर उसको बोलता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शोर है तो फिर क्या हम दोनों को थोड़ा अकेले में पीना चाहिए? चिंता की कोई बात नहीं, इसके लिए मैं ही पे करूंगा। और फिर वहाँ के बाकी लोगों को बोलता है प्लीज सब लोग थोड़ा नीचे जाए और इंतजार करे। उन सब के वहाँ से जाने के बाद थर्ड यंग मास्टर झोंगरियोंग को बोलता है क्या आज तुमने कुछ गलत खा लिया? झोंगरियोंग बोलता है लेकिन मैंने आज जो खाया वो सिर्फ तुम लोगों का बचा हुआ खाना था। थर्ड यंग मास्टर बोलता है तुम बेवकूफ, क्या मैं तुम्हें एक पुशओवर की तरह लग रहा हूँ? झोंगरियोंग बोलता है तुम अपने शब्दों में बहुत ही कठोर हो रहे हो, तुम मुझे बेवकूफ कैसे कह सकते हो? लेकिन तभी वो चिल्लाते हुए बोलता है शट अप, हांगजो में ऐसा कोई भी नहीं है जो ये नहीं जानता हो कि हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी का चौथा यंग मास्टर झील में कूदकर सुसाइड करने की कोशिश की है। तुम्हें घर पर चुपचाप बैठे रहना चाहिए, लेकिन फिर भी तुम ऐसा कर कर हमारे फैमिली की बेइज्जती कर रहे हो। झोंगरियोंग बोलता है
है, लेकिन बिग ब्रदर आप ही थे जो मुझे यहाँ पर लेकर आया। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्से से बोलता है, बिग ब्रदर तुम्हारे जैसे एक नौकरानी के बेटे को मुझे बड़ा भाई कहने की हिम्मत कैसे की। ये सुनकर झोंगरियोंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने आप को शांत करते हुए बोलता है मैं उसके बेइज्जती और मेरे प्रति नफरत को सहन कर सकता हूँ, लेकिन मैं उसे मेरे माँ जैसे किसी की बेइज्जती करने नहीं दे सकता। थर्ड यंग मास्टर उठकर एक मुक्का बनाते हुए बोलता है तुम मुझे घूर रहे हो, अपने दांतों को कसकर पीस लो। ये सुनकर झोंगरियोंग गुस्से से बोलता है क्या अब तुम मुझे पीटोगे। वो हंसते हुए बोलता है क्या तुम डर गए। झोंगरियोंग बोलता है कुछ ऐसा है जो होंगझो के सभी लोग जानते हैं लेकिन तुम नहीं जानते हो, और ये है कि तुम एक कॉन्कुबाइन के बेटा हो। ये सुनकर वो गुस्से के साथ उसके तरफ मुक्का मारने के लिए जाते हुए बोलता है मैं तुम्हें मार डालूंगा कमीने। झोंगरियोंग उसके मुक्के को देखते हुए बोलता है हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी का सीक्रेट मार्शल आर्ट एक्सप्लोजिव ड्रैगन फिश, अगर मैं उसके चपेट में आ गया तो फिर मैं गारंटी मारा जाऊंगा। लेकिन फिर वो अचानक से थोड़ा हैरान होता है क्योंकि थर्ड यंग मास्टर का फिश वो बहुत ही आसानी से अपनी तरफ आते हुए देख पा रहा था, यानी कि उसके हिसाब से वो बहुत ही स्लो था, जिसके वजह से वो आसानी से थर्ड यंग मास्टर के फिश को टॉस कर लेता है। थर्ड यंग मास्टर बार बार उसे मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो हर एक मूव को आसानी से देखते हुए टॉस करने लगता है। थर्ड यंग मास्टर बोलता है इस बार बच के दिखाओ कमीने। वो अपने मन में बोलता है अगर तुम्हारा फिश इतना ही ज्यादा स्लो है तो फिर मैं इससे बच क्यों नहीं सकता। मुझे पता नहीं है कि तुम धीमा हो या फिर मैं फास्ट हो गया हूँ, लेकिन अगर ये ठीक रहा तो फिर मैं तुम्हारे ऊपर आसानी से अटैक कर सकता हूँ, चाहे जो भी हो मैं ऐसा ही करूँगा। ये बोलकर वो अपने हाथों से उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार देता है, जिसकी वजह से थर्ड यंग मास्टर एक जोरदार चीख मारता है। वो बोलता है अरे बाप रे क्या मैंने उसे बहुत जोर से मार दिया, और फिर उसको बोलता है मुझे माफ कर देना भाई, क्या तुम ठीक हो। लेकिन इससे वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से के साथ बोलता है तुम कमीने, आज मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। ये बोलकर वो ग्रैपलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए झोंगरियोंग के ऊपर पागलों की तरह अटैक करने लगता है, जिसे अपनी तरफ आते हुए देखकर वो अपने मन में बोलता है ये तो इस बार भी बहुत ही स्लो है, लेकिन अटैक बहुत ही ज्यादा है, क्या मुझे इस बार इसे अपने ऊपर लेना चाहिए। और फिर आगे सोचते हुए बोलता है ठीक है यहाँ हिट लेना बेहतर है ताकि वो आगे कंट्रोल से बाहर ना हो जाए। तभी थर्ड यंग मास्टर उसके कॉलर को पकड़ लेता है और तभी उसका नजर अपने पास एक प्लेट के ऊपर कुछ बीन्स के ऊपर पड़ता है, जिसके बाद वो उन्हें उठाकर मार्बल की तरह इस्तेमाल करते हुए जमीन पर छिड़क देता है, जिसके वजह से थर्ड यंग मास्टर का पैर फिसल जाता है और वो अनबैलेंस होकर बहुत ही जोर से जमीन पर गिरता है, जिसका आवाज बाहर उन बाकी सभी के कानों पर भी चला जाता है। मिस सोसो बोलती है ऊपर से चिल्लाने की आवाज आए। लेडी जिन बोलती है हाँ मैंने भी सुना। वो लोग सोच रहा होता है कि थर्ड यंग मास्टर झोंगरियोंग को पीट रहा है, जो सुनकर सर्वेंट झोंगरियोंग की बहुत ज्यादा चिंता करने लगता है। हमें झोंगरियोंग को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा हैरानी के साथ थर्ड यंग मास्टर को देखते हुए बोलता है अरे बाप रे ये वो नहीं है जिसका मैं उम्मीद कर रहा था, मैं ऐसा करना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। लेकिन फिर अपने आप को देखते हुए अपने मन में बोलता है मैं बियोंगरियोंग के हमले को बहुत ही आसानी से देख पा रहा था, जो एक फास्ट रेट का मार्शल आर्ट मास्टर है। आखिरकार ऐसा कैसे मुमकिन है। ली झोंगरियोंग वो तो बिल्कुल भी मार्शल आर्ट नहीं जानता था। इधर थर्ड यंग मास्टर दोबारा से गुस्से के साथ उठते हुए उसको गाली देता है और फिर उसको पकड़ते हुए बोलता है मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा तुम नीच कमीने। लेकिन तभी वहाँ पर नीचे से सभी लोग आ जाता है और वो लोग सामने देखकर बहुत ही हैरान होता है। हमें दिखाया जाता है कि झोंगरियोंग नीचे होता है और थर्ड यंग मास्टर उसको पीटते हुए बोलता है तुम्हारे जैसे नीच कमीने की हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की, चलो देखता हूँ कि आज तुम मुझसे कैसे बचते हो। ये बोलते हुए वो उसको थप्पड़ पे थप्पड़ लगाया जा रहा होता है और झोंगरियोंग चुपचाप बस उसके थप्पड़ को खाया जा रहा होता है। और तभी पीछे से मिस सोसो चिल्लाते हुए बोलती है सर बियोंगरियोंग आपको क्या लगता है कि आप क्या कर रहे हैं। उसको देखते ही थर्ड यंग मास्टर घबरा जाता है और घबराते हुए बोलता है लेडी सोसो आप जैसा सोच रहे हैं ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है, दरअसल इसी ने मुझे। तभी मिस सोसो बोलती है मुझे बताया गया था कि ये एक अच्छा गैदरिंग है इसलिए मैंने आने का फैसला किया था, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो मैं निराश हूँ। आपने ना सिर्फ दूसरों के सामने अपने छोटे भाई के बारे में बचकाने बातें किया, लेकिन आपने उसे तब तक पीटा
जब तक उसके खून नहीं निकल गया। आप इतना घिनौना काम कैसे कर सकते हैं? थर्ड यंग मास्टर बोलता है, लेडी सोसो, ये एक गलतफहमी है। मिस सोसो तो उसकी बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनती है। वो बोलती है, जैसा कि पास्ट के बुद्धिमान लोगों ने कहा है, आपको अपने मेहमानों के सामने अपने कुत्ते के ऊपर भी गुस्सा नहीं निकालना चाहिए। फिर भी ये तो आपके भाई हैं। क्या हम लोग आपके लिए मेहमानों से कम मायने रखते हैं? और फिर वहाँ से जाते हुए बोलती हैं, इससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, चाहे ये फैमिली मैटर हो या फिर दो भाइयों के बीच प्यार की लड़ाई, लेकिन आपको इसे अपने हिसाब से ही निपटना चाहिए। आपको उन लोगों को यहाँ आने के लिए नहीं बुलाना चाहिए जो किसी दूसरे कामों में बिजी हो सकते हैं और इस तरह के भद्दे व्यवहार का गवाह बन सकते हैं। जिसके बाद वो सभी को लेकर वहाँ से जाने लगती हैं। पीछे से थर्ड यंग मास्टर चिल्लाते हुए बोलता है, लेडी सोसो प्लीज रुकिए, मेरी बात सुनिए। और इधर झोंगरियोंग अपने मन में सोचते हुए बोलता है, अरे बाप रे बाल बाल बचा, मैं अभी उसके जगह पर होता। तभी सार्वेन भागते हुए आता है और बोलता है, यंग मास्टर क्या आप ठीक है? उसने आपको कितनी बुरी तरीके से पीटा। तभी वो फटाक से उठते हुए बोलता है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ये देखकर सार्वेन भी बहुत ही हैरान होता है। झोंगरियोंग बोलता है, लेकिन जॉनसन क्या मैंने कभी मार्शल आर्ट सीखा? सार्वेन बोलता है, मुझे लगता है कि आपने उसे आधे अधूरे तरीके से सीखा और छोड़ दिया। शायद से ये तब की बात है जब आप 12 साल के थे। क्या आपको याद नहीं है कि आपके एक मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर ने किस तरीके से आपके ऊपर से गिव अप कर दिया था? झोंगरियोंग बोलता है, समझ गया। और तभी उसके आसपास कुछ मक्खियां भिनभिनाने लगता है, जिसको कि वो बहुत ही तेजी के साथ अपने हाथों से ही पकड़ लेता है। और ये देखकर सार्वेन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो हैरानी के साथ बोलता है, आखिरकार ये सब हो क्या रहा है? यंग मास्टर, क्या आपने हाल फिलहाल में कोई मक्खी को पकड़ने वाला मार्शल आर्ट टेक्निक को सीखा? लेकिन तभी झोंगरियोंग सुनता है कि वो जो बोल रहा है वो भी बहुत ही धीमा हो चुका है। वो हैरानी के साथ अपने मन में बोलता है, जंगसुंग सच में धीमा बोल रहा है, मानो टाइम का फ्लो बहुत ही धीमा हो गया हो। आखिरकार इतना अजीब घटना कैसे घटी? और तभी अचानक से उसको बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे कि उसके सीने के अंदर किसी ने आग लगा दिया है। सार्वेन घबराते हुए बोलता है, यंग मास्टर आखिरकार क्या हुआ? क्या आपका तबीयत ठीक है? वो अपने मन में बोलता है, ये सब क्या हो रहा है? मेरा सीना ये इतना गर्म है कि ऐसा मानो जैसे कि ये एक्सप्लोड हो जाएगा। फिर वो सार्वेन को तुरंत ही पानी लाने के लिए बोलता है और सार्वेन भागते हुए जाकर उसको पानी ला के देता है, जिसे कि वो तुरंत ही गट-गट करके पी लेता है। लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो चिल्लाते हुए बोलता है, मेरे लिए और पानी लेकर आओ। सार्वेन भाग कर जाते हुए बोलता है, मैं नीचे से अभी लेकर आता हूँ। वो अपने मन में बोलता है, आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा मानो जैसे कि मेरे सीने में कोई आग हो। और तभी वो देखता है कि अचानक से उसके सीने में आग जलने लगता है, जिसकी वजह से उसके कपड़े भी जल जाता है। वो तुरंत ही कपड़े को खोलकर फेंक देता है और फिर अपने चेस्ट की तरफ देखते हुए काफी हैरान हो जाता है। उसके चेस्ट में कुछ लिखा हुआ था और फिर अचानक से वो गायब हो जाता है और उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वो सभी लिखावटें उसके बॉडी के अंदर चला गया है। वो हैरानी के साथ बोलता है, क्या ये वो हो सकता है? वो बम्बू बुक के लिखे हुए चीजें जो मेरे साथ चल गया था। हाँ बिल्कुल, मैं ये यकीन से कह सकता हूँ ये वही है। वो बम्बू बुक के एंशिएंट चार्म जिसे मैंने मेरे पिछले लाइफ में अपने हाथों से जला दिया था, अब मेरे कर्मों के अंजाम के तौर पर मेरे बॉडी में इम्प्रिंट हो गया है। क्या इसी के पावर मेरे आसपास के समय को धीमा कर रहा है? आखिरकार ये चार्म क्या चीज है? और तभी सार्वेन वहाँ पर पानी लेकर पहुँच जाता है, लेकिन फिर वो उसके जले हुए कपड़े को देखकर हैरानी के साथ बोलता है, अरे बाप रे, आखिरकार वहाँ पर क्या हुआ? यंग मास्टर, आपने इन कपड़ों को कैसे जला दिया? झोंगरियोंग बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलता है, जोंगसम, ऐसा लगता है कि किस्मत मेरे साथ है। लोग कहते हैं कि अच्छे आंखें होने का मतलब है कि आधी लड़ाई को जीत लेना, लेकिन आप तो मेरे पास बहुत ही अच्छा आंखें हैं। ये बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन सार्वेन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और वो अपने मन में बोलता है, क्या यंग मास्टर के सर पर चोट लगा? और फिर उसको बोलता है, यंग मास्टर, वैसे आपको याद है कि कल 5वां दिन है ना? वो पूछता है तो सार्वेन बताता है, हर महीने के 15 तारीख को स्क्वाड किंग के रेसिडेंट पर सभी यंग मास्टर के लिए डिनर का इंतजाम किया जाता है ना? और फर्स्ट यंग मास्टर कल अपने स्क्वाड मिशन से वापस आ गया। स्क्वाड किंग और चारों यंग मास्टर को एक साथ
एक जगह पर इकट्ठा हुए काफी समय हो गया है। जोंगरियोंग बोलता है अच्छा, और फिर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है क्या हम हर महीने के 15 तारीख को फादर के साथ स्कॉट किंग रेसिडेंट पर डिनर करते हैं। सार्विन पूछता है आप इतना हैरान क्यों हैं? ये तो एक परंपरा है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। ये सुनकर जोंगरियोंग काफी हैरान होता है और इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। ये सीरीज आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसे कंटिन्यू करूँ तो भी कमेंट पर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।